हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच और आप सोच रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा क्या है, इसे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम लोग जावा में अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं, इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के अंत तक आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि हमें जावा इंस्टॉल कैसे करनी है, जावा के किसी भी प्रोग्राम को हमें बेसिक सिंटैक्स अगर कैसे लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, और उसको रन कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज जावा? तो जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम इसके थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? है एक लैंग्वेज है हाई लेवल। तो हाई लेवल का मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो एक ह्यूमन के लिए रीडेबल हो, उसको वो समझ में आए, और जिस तरीके से मुझे समझ में आ रही है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि वो कंप्यूटर को भी या ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझ में आए, सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। दैट्स व्हाई हाई लेवल, नियर टू ह्यूमन, नॉट टू मशीन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जावा में जो भी काम या जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के फॉर्मेट में होगा। और जो वो सिंटेक्स है, जितना भी कोड आप लिखेंगे वो एक क्लास में होगा। ओके, क्लास क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट क्लास में अगर हम कोई भी क्लास बना रहे हैं या हम कह रहे हैं कि कोई भी हम एंटिटी बना रहे हैं, राइट? तो अब हमें बनाना है एक्चुअली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑब्जेक्ट होता है क्लासेस का। अब वो क्लासेस यूजर ने बनाई हो, व्हेन आई एम सेइंग यूजर ने बनाई हो मतलब हम एज ए प्रोग्रामर हम लोग बना रहे हैं, या फिर वो प्री डिफाइंड क्लासेस है फ्रॉम जो भी लाइब्रेरीज जावा की तरफ से प्रोवाइडेड है, हम उन क्लासेस को यूज कर रहे हैं। तो हम किसी भी क्लास को यूज करें, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और हम जितना भी काम करेंगे वो थ्रू ऑब्जेक्ट करने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम जावा की प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होंगे तो हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मैं जो भी काम करूंगा मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू करूंगा, करेक्ट? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज जो भी है इसमें मल्टीपल थिंग्स होती हैं, उसमें से एक यूनिट का नाम है जेवीएम। तो जो ओवरऑल मेरी एप्लीकेशन, या मैं जो बोलूं कि मेरी जावा किस तरीके से काम करती है, तो जावा के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेडीके, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा होता है जेवीएम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा होता है जेआरई, इसके बारे में भी हम बाद में ही बात करेंगे। तो जो जेवीएम है वो मेरी मेन यूनिट है, मैं ऐसा कहूँ। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं वो अल्टीमेटली, जो भी सोर्स कोड हम लिखेंगे पहले हम उसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल होने के बाद सबसे ज्यादा समय तक अगर वो कोड कहीं रहने वाला है तो वो जेवीएम में रहने वाला है। मतलब जो प्रोग्राम मेरा रन होगा, जब तक वो एंड नहीं होता वो जेवीएम में होगा। और जेवीएम का मेन पर्पस है कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है, वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उस जो भी कमांड आपने लिखी है उसको एग्जीक्यूट करा के उसका जो भी रिजल्ट या आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले कराए, इन वॉट एवर फॉर्म। चाहे वो शेल पे लिख के, या कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखे, या फिर किसी फाइल में लिख के, डजेंट मैटर वो कहाँ लिख रहा है, या कहीं स्टोर करे, डजेंट मैटर कहाँ स्टोर कर रहा है, डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, फाइल में स्टोर कर रहा है, राइट? तो जेवीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है। अब ये जेवीएम डायरेक्टली बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और इस जेवीएम के लिए जो इनपुट होता है वो होता है आपके सोर्स का कंपाइल्ड वर्जन। व्हेन आई एम सेइंग आपके सोर्स का कंपाइल्ड वर्जन, तो कंपाइल्ड वर्जन को यहाँ पे एक सिंगल वर्ड से डिनोमिनेट करते हैं, वो है बाइट कोड। तो ये जो कंपाइल्ड वर्जन जो हमारे पास है उसका जो बाइट कोड है वो रन होता है जेवीएम पर। जेवीएम उस बाइट कोड को अंडरस्टैंड करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लो लेवल मैं बोलूँ इंस्ट्रक्शन मुझे भेजनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो मैं भेज दूंगा। एंड देन जो भी आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे उसका रिटर्न करके देगा वो मैं रिवर्स प्रोग्राम आउटपुट को भेज दूंगा, या जहां से भी प्रोग्राम रन होगा मैं वहां भेज दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जावा के अंदर जो मेन यूनिट है वो जेवीएम है। अब मैंने सारे प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर रन होने वाले हैं, तो इसका मतलब मुझे हर बार अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर मेरा कोड कंपाइल हो गया तो इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज कंपेटेबल विद माय जेवीएम। तो उस केस में
अब मुझे जब बार-बार कंपाइल करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे रिक्वायरमेंट होगी केवल जेवीएम की। तो हमारा जो जेवीएम है हमें इस बात का बेनिफिट देता है कि अगर आपने एक बार कंपाइल किसी भी लेयर पे कर लिया या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सेम कंपाइल्ड वर्ज़न को ही आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रन ऑन जेवीएम, राइट वन्स मतलब आपको सोर्स कोड एक बार लिखना है, कंपाइल भी एक बार करना है एंड रन एनीवेयर। तो उस कंपाइल्ड कोड को या बाइट कोड को आप फिर कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे दोबारा रन कर सकते हैं एंड देन इट्स गोइंग टू बी गिव द सेम आउटपुट, नो डिफरेंस, राइट? इज इट क्लियर? तो जावा हम लोग जो मेजरली हम लोग यूज कर रहे हैं वो आप देखोगे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं वहां जावा यूज हो रही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जावा यूज हो रही है, जितनी वेब एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं जावा यूज हो रही है। ऐसा नहीं केवल जावा यूज हो रही है पर मोस्टली जावा यूज हो रही है। और क्यों यूज हो रही है? मेन रीजन क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि मुझे बार बार जो कोड मैंने अपनी एक मशीन पे लिख दिया वही सेम कोड मैं सर्वर पे भी चला सकता हूँ, लिनक्स सर्वर पे चला सकता हूँ, विंडोज सर्वर पे भी चला सकता हूँ। तो मैं किसी भी सर्वर पे उसको चला सकता हूँ, मुझे दोबारा से सर्वर स्पेसिफिक कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अगर जावा की बात करूँ तो जावा में मेरे पास 3 कंपोनेंट है। पहला है जेडीके, फुल फॉर्म है इसकी जावा डेवलपमेंट किट। तो जो भी डेवलपर इस प्रोग्राम को लिखने वाला है, रन करने वाला है, वैलिडेट करने वाला है या टेस्ट करने वाला है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन जो भी उसने लिखा है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी जावा डेवलपमेंट किट की। उसके बाद ये प्रोग्राम जब मैंने बोला कि हमें कंपाइल केवल एक बार करना है, तो मुझे हर जगह जेडीके की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ पे मुझे केवल कंपाइल्ड कोड रखना है, वहाँ मुझे जेडीके की रिक्वायरमेंट होगी नहीं क्योंकि मुझे दोबारा कंपाइल करना ही नहीं है। तो वहाँ पे मुझे केवल रिक्वायरमेंट होगी एक ही कंपोनेंट की, वो है जेआरई, क्योंकि वहाँ पे बाइट कोड से मेरा काम चल जाएगा। मेरा तीसरा नेस्टेड कंपोनेंट है जेवीएम। अब मैं चाहे जावा यूज़ करूँ फॉर माय डेवलपमेंट, चाहे मैं जावा यूज़ करूँ फॉर रनिंग माय बाइट कोड, अल्टीमेटली कोड तो जेवीएम पे रन करने वाला है। तो जेवीएम तो मुझे इन एनी केस चाहिए ही चाहिए। तो जो मेरी कोर यूनिट है जावा की वो है जेवीएम, उसके टॉप पे आता है मेरा जेआरई एंड जेआरई के टॉप पे आता है जेडीके। इन तीनों का जो पैकेज है अ, वो हमें मिलता है एज अ डाउनलोड फॉर्मेट फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट। और हम बात करते हैं कि जावा हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, राइट? तो जावा को डाउनलोड करने के लिए मैं गूगल क्रोम पे रहता हूँ, मैंने इनकॉग्निटो मोड में खोला हुआ है। मैं सिंपली सर्च करता हूँ जावा डाउनलोड। अब मेरे पास स्टार्टिंग में पहला java.com का लिंक आ जाता है, मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ या फिर मैं Oracle की साइट डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैं इस पे भी जाता हूँ और डेवलपर रिसोर्सेस डाउनलोड, इट अगेन आस्क मी टू गो टू oracle.com, which is same again। तो नाउ सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है जावा का वो है जावा 25। और जावा 25 हमारा एक एलटीएस सपोर्ट है, इससे पहले जावा 21 था। ये एलटीएस सपोर्ट का मतलब है कि जो Oracle है वो इसका सपोर्ट कब तक देगी, तो यहाँ पे सिंपली मेंशन है कि अंटिल सितंबर 2028 तक इसका सपोर्ट रहेगा। और इसके बाद अब मैं डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्लेटफॉर्म है, लिनक्स, मैकओएस एंड विंडोज। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डाउनलोड करने की बात करूँ तो मैं तीनों में से किसी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा तो इंस्टॉलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों? ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म जो भी मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी, जो भी सपोर्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो इंस्टॉलर है ये जावा का इंस्टॉलर है, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही होगा, चाहे वो मैक ओएस हो, लिनक्स हो या विंडोज हो। मैं अभी विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं विंडोज इंस्टॉलर को यूज करूंगा। अब मेरे पास विंडोज इंस्टॉलर में 3 फ्लेवर है, एक है कंप्रेस आर्चाइव, x64 इंस्टॉलर, एमएसआई इंस्टॉलर, राइट? तो मैं इंस्टॉलर प्रेफर नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि एक रीजन है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी इंस्टॉलर यूज करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम पे परमिशन चाहिए होती है।
पर्सनल लैपटॉप है तो या पर्सनल सिस्टम है तो हो सकता है मेरे पास वो सारी परमिशन हो, लेकिन अगर वो एक एंटरप्राइज़ मशीन है, राइट? तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो ड्यू टू सम पॉलिसी। तो उस केस में वहाँ पे हम कुछ इंस्टॉल नहीं कर पाएँगे विदाउट एडमिन परमिशन। तो उस केस में जो मेरा प्रेफर्ड वर्ज़न रहता है या मैं भी ज़्यादा उसी को प्रेफ़र करता हूँ ज़िप वर्ज़न। इस केस में मुझे इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा एंड आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सिंपल। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो जिस भी प्रेफर्ड लोकेशन पे आपको इसको सेव करना है, यू कैन सेव इट। अब सेव टाइम एंड बैंडविड्थ मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, राइट? यू कैन सी एंड देन तो हम इसको बस अब एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको इसको यूज़ करेंगे, ओके? लेट्स गो टू डाउनलोड डायरेक्टरी। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इसको किसी भी लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अपना एक प्रेफर्ड नॉट हियर फ़ोल्डर है जावा का डेडिकेटेड हियर। You can see I'm having quite long list of Java JDK. तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपल। Right. You can see JDK is extracted और अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम देखें इस फ़ोल्डर के अंदर कि डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं। bin, conf, include, jmod, legal, lib। अब के बाद 2-3 फाइल है लाइसेंस, रीडमी, लिब। यू कैन रीड आउट अबाउट दीज़। अभी मैं हम अगर इन फ़ोल्डर की बात करते हैं जो मेजर इंक्लूडेड फ़ोल्डर्स हैं वो है lib, जहाँ पे हमारे पास सारे मॉड्यूल्स हैं। बाकी अदर जार कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लीगल्स में हमारे पास फिर से कुछ फ़ोल्डर एंड इंटरनल फाइल्स। सेम वे में हमारे पास जेमोड का यूज़ हम बात करेंगे, आज नहीं। इंक्लूड तो अगर मुझे कुछ भी Win32 कॉरेस्पॉन्डिंग ये यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। कॉन्फ जितनी भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं लाइक सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, राइट? दोज़ वी कैन स्पेसिफाई हियर। And also this is the ban. Lot of DLLs with some EXE। अब जो हमने बात करी कि जावा, जेडीके, सॉरी जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, राइट? तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ जेवीएम नाम से तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ जावा सी, राइट? इस नाम से कुछ है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि जेडीके है तो जेडीके का मतलब है कि इसके अंदर 3 ईएक्सई। तो क्योंकि मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ईएक्सई होंगी। तो अब मुझे एज अ डेवलपर 3 काम करने हैं। पहला कोड मुझे कंपाइल करना है, राइट? जो भी मैंने सोर्स कोड लिखा है वो मुझे कंपाइल करना है। उस कंपाइल करने के लिए जिस यूटिलिटी का मैं यूज़ करूँगा वो होगी जावा सी डॉट ईएक्सई। जावा स्टैंड फॉर जावा एंड सी फॉर कंपाइलर। So Java compiler. It will compile my code and it will create a intermediate bytecode. I can say compiled version, whatever. Okay. Then जो compiled version है वो मुझे JVM को भेजना है। Right? तो JVM को भेजने के लिए जो दूसरी यूटिलिटी है जो JVM को इनिशियलाइज और रन करेगी वो है Java। तो there is one more utility Java, java.exe। इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन कर, right? इनको जब हम यूज करेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। अदर यूटिलिटीज लाइक जावा डब्ल्यू, अदर्स आर देयर। सो विद द टाइम हम देखेंगे कि अलग अलग यूटिलिटीज का क्या यूज है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर तो वो आप अपने एंड से कर सकते हैं कि हर एक यूटिलिटी का एक पर्पस है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में या अपने आर एन डी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये ये हम छोड़ देते हैं अभी।
right? Now, this is my JDK how to install, and these are the core libraries and files we talk about कि major exes कौन सी होती है. Now next is how to create a program. So अगर मैं जावा में बात करूं कि हम एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, राइट? तो मैं ये प्रोग्राम नोटपैड पे बनाता हूँ, और सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नोटपैड पे हम ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं. इसके बाद जब भी हम प्रोग्राम डेवलपमेंट करेंगे, तो हम लोग इक्लिप्स या फिर जो भी मेजर आईडी है, इंटेलिजे, वीएस कोड, हम उनमें से किसी एक को चूज करेंगे और उसी पे काम करेंगे. तभी हम प्रोग्राम लिखते हैं. तो हमने बोला था कि हम जावा में जो भी काम करेंगे इनसाइड क्लास करेंगे. तो मुझे सबसे पहले एक क्लास लिखनी होगी. क्लास लिखने के लिए सिंपली क्लास लिखूंगा, उस क्लास का एक नाम दूंगा. तो क्लास जैसे मल्टीपल टाइप होते हैं, एक यूजर डिफाइंड हो सकती है, एक सिस्टम डिफाइंड हो सकती है. सिस्टम मतलब लाइब्रेरी डिफाइंड कुछ है. अब यहाँ पे मैं जावा का क्लास का नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे मैं भी सिंपल मेन दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरी मेन क्लास होने वाली है जो कि मैं रन करने वाला हूँ. ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, क्योंकि ये मेरे स्कोप ऑपरेटर है. जब भी मैं करली ब्रेसेस ओपन करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी ओपन ए स्कोप, एंड व्हेन आई एम क्लोजिंग इट, so it's closing the scope. This class का scope is going to be limited between these curly braces only. After this, whatever you are going to write, वो उसका कोई सेंस नहीं है. एंड जावा अगर उसको ट्राई करता है पढ़ने का, या जब आप कंपाइल करेंगे, इट गोइंग टू बी गिव द एरर. तो अब मैं यहाँ पे दूसरा सिंपल लाइन लिखूंगा. तो ये आई हैव डिफाइंड दिस क्लास, सॉरी, आई हैव डिफाइंड दिस क्लास. सिंपल. नाउ आई डोंट नो कि आपको पुरानी दूसरी लैंग्वेज का रेफरेंस है या नहीं है, बट दूसरी लैंग्वेजेस में भी, या मैं बोलूँ स्पेशली सी में या सी प्लस प्लस में, अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, okay, तो वहां भी हमें एक प्रोग्राम को रन करने के लिए एक मेन पॉइंट चाहिए होता है. सो विच इज वी कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. अब क्योंकि ये भी मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मुझे इसको भी रन करना है, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो मुझे बताना होगा कि मेरे इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या है, राइट? या मेन पॉइंट क्या है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. ओके. तो वो जो पॉइंट मुझे डिफाइन करना है, तो उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, या एक वे है जिसके थ्रू जेवीएम विल अंडरस्टैंड, ओके, दिस क्लास एग्जीक्यूशन आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके. तो सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक void main, open bracket, string array, args, it's for args, open curly braces, close bracket. सिंपल. तो ये एक मेथड है. अब इस मेथड में अगर मैं बात करूं कि हमें क्या लिखना है, राइट? तो ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस में तो स्कोप डिफाइंड हो गया कि दिस मेथड स्कोप इज गोइंग टू बी लिमिटेड टू दिस दिस ओनली. नाउ नेक्स्ट इज आई हैव टू प्रिंट समथिंग, राइट? so in whatever language, sub the most basic program is at least print hello world, so that we get to know our program is working fine on. The same we are going to do here. We will write our hello world. To write it, I will write some of the keywords of Java, you can say, or the class syntaxes. Out dot println open bracket welcome to Java. So this is how our program is complete. First hello world program, you can say welcome program, right? It completed. So I have used multiple words here, right? Public,
static, void, main, string, args, system out, println, and this is some string I want to write. So you can see all these words are English words, which is quite meaningful, right? Easy to readable, what we are doing, easy to understand what we want to do with these keywords, right? So this is human readable. So that's why we are calling this language as a high level language. Now you get it, why it is high level. Now first I save this program. So I will save this program to a file. Let me go to this C directory. We create a folder. I'm creating this folder Java course, and all our program is going to be here only in this folder. So I will give this class a name. So the file name, so whatever the file name I'm going to give here, right? While I'm saving this. So ये जो name है, it can be same or different of from this class. For now, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको same नाम दे देता हूँ, main.java. हमें डॉट के बाद जो हम दे रहे हैं वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मतलब जो भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स हैविंग जावा एक्सटेंशन. जावा एक्सटेंशन मतलब कि ये जो प्रोग्राम हमने सेव किया है ये एक जावा प्रोग्राम है, और जब हम इसको अपने जावा सी यूटिलिटी से कंपाइल करेंगे तो उसको क्लियर होगा कि अच्छा ये जावा का प्रोग्राम है, देन आई टेक केयर दिस. So whatever for the compilation it required to do, it will do it. तो हम इसे सेव कर, क्योंकि मैं नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव किया, some of the words actually highlighted in the blue, one of this class. So whatever it's highlighted, right, ये सब जावा कीवर्ड है, जावा कोर कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड. हम उनको अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते. लाइक क्लास, मैं क्लास नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता, या मैं पब्लिक नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता. दीज आर रिजर्व कीवर्ड फ्रॉम जावा. अब समझते हैं स्मॉल सिंटैक्स को कि हमने क्यों लिखा है. पब्लिक, so means this, what is this? First of all, what is this? This is a method syntax, and main is a method. So it's an entry point, it's a method. Okay. In Java, we call this method. In other programming language, we call this function. Both are same. Okay. तो ये मेन मेरा एक मेथड है, एंड उस मेन मेथड में मैंने एक पैरामीटर पास किया है. जैसे कि ये, या ये समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन स्किप फॉर नाउ, बट हमें ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग आगे धीरे धीरे प्रोग्राम टाइप मेथड पैरामीटर की बात डिटेल में करेंगे. तो यहाँ पे अभी जो मैंने आर्गुमेंट पास किया है वो है स्ट्रिंग ओपन सबस्क्रिप्ट एंड क्लोजिंग सबस्क्रिप्ट. So ये it's a representation of array. Okay, and this is my variable name here. Yes, it's for argument, you can say. So whenever we are running our program, it might be possible कि आप अगर उसको कंपाइलर, सॉरी, कंसोल से रन कर रहे हैं या टर्मिनल से रन कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे कुछ इनपुट देना चाहें, पॉसिबल. तो उन इनपुट को रीड करने के लिए कि आप अगर कंसोल से कोई इनपुट दे रहे हैं, so it should be available for this program, right? Otherwise कैसे बात करें. So to understand this problem, they provided this with this method, this argument parameter. You can pass it easily. String. String is not highlighted one. So you can see that's a capital letter, and the string is a class, and it's an inbuilt class. Okay. So this is a difference. Like to differentiate between a keyword, or it's a class, or it's a method. So string is a class, and because it's a class, all the classes whatever you are writing in Java always start with the capital letter. Okay, and come as a camel case. So
Here the main is a small case method name. Here is the main is a class name. Major difference. Both are same. It's a method. It's a class. So this method, whatever I'm writing, this is because it's an entry point. So it is going to be called from JVM. And whenever we are calling this method is not going to return anything to JVM. तो अगर इसको JVM को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो अगर हमें किसी भी मेथड से कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो always we require to define a type, and the type is void. Case is like या तो हम रिटर्न कर रहे हैं या हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें void अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें वो टाइप लिखना पड़ेगा जिस टाइप को हम रिटर्न कर रहे हैं। और अगर हम किसी टाइप को रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हमें लिखना होगा कि हम void टाइप को रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर? So it's nothing but a return type. So you can see कि हम यहाँ पे रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टैटिक स्टैटिक से पहले मैं पब्लिक की बात करता हूँ। पब्लिक तो पब्लिक मतलब कि ये जो मेथड है ये एक एक ऐसा मेथड है कि विच इज एक्सपोज टू आउटसाइड ऑफ दिस क्लास कि अगर ये मेथड मैं अपनी क्लास के बाहर अगर कोई इस क्लास को कॉल कर रहा है या तो वो उसको दिखना चाहिए मतलब व्हेन आई एम ट्राइंग टू कॉल इट ये उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए कि वो उसको कॉल कर सकते सिंपल। तो अगर मुझे किसी की अवेलेबिलिटी अवेल करानी है किसी दूसरी क्लास या दूसरे किसी मेथड को जो मेरे इस मेथड को यूज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि मैं कहाँ से उसको कॉल कर रहा हूँ मोस्टली एक क्लास का एक मेथड दूसरी क्लास के दूसरे मेथड को कॉल कर रहा होगा यही होगा राइट। तो वो क्लास जो भी इसको कॉल कर रही है वो मेरे इस मेथड को कॉल कर पाए वो उसको विजिबल हो पहले तो वो विजिबिलिटी देने के लिए मुझे ये पब्लिक लिखना पड़ेगा। स्टैटिक दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी जब हमने बात कर रहे थे तो हमने बोला कि हम जो भी काम करेंगे वो विद इन क्लास होगा और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो जो भी काम होगा वो थ्रू ऑब्जेक्ट होगा करेक्ट। और जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये हमेशा नहीं है ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा नहीं है इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो हम बनाएंगे लेकिन हमारे पास कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए हमें एक्चुअल में उस क्लास के ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं किसी चीज के ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती या मैं अननेसेसरी क्यों बनाऊं जरूरत नहीं है ना क्योंकि उसके बाहर तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं उस ऑब्जेक्ट को बना भी लूं तो मेरे को बेनिफिट क्या है क्योंकि मुझे तो बस कॉल करना है। तो ऐसे मेथड जिसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ऐसे मेथड को मैं स्टैटिक बनाता हूँ। अब ये जो मेथड है ये मेथड जेवीएम कॉल करने वाला है तो जेवीएम को मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है राइट। ना उस या ना ही इस मेथड को कुछ रिटर्न करना है उसको तो बस कॉल करना है और कॉल करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखे हुए हैं उसको उसे फॉलो करना है एंड देन एंड में इसको फिनिश कर देना है राइट। तो जेवीएम इसके रिटर्न का कुछ नहीं करने वाला इसलिए ये स्टैटिक है क्लियर ना। अब हम बात करते हैं कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है। सिस्टम अगेन कैपिटल लेटर से है तो ये क्लास है आउट ओके। आउट क्या है इट्स फॉर आउटपुट ओके। सो आउट का जो एक ऑब्जेक्ट है जो सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइंड है ओके तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ फॉर आउटपुट बस। और आउटपुट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है प्रिंट एलन ओके। प्रिंट सिंपली इट्स गोइंग टू प्रिंट एलन मतलब विद न्यू लाइन तो जब भी ये इसको प्रिंट करेगा उसके बाद वो एक न्यू लाइन को भी प्रिंट करेगा। तो आउट अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट सिस्टम डॉट अब मुझे किसी भी वेरिएबल के किसी भी दूसरे मेथड को या ऑब्जेक्ट को ओके कॉल आउट करना है तो वो दूसरी क्लास का होगा तो उस क्लास को बताने के लिए कि मुझे कॉल करना है तो मैं उसको डॉट से
रेफर करूँगा। तो मुझे सिस्टम क्लास का आउट ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट। आउट का मुझे प्रिंटलन मेथड चाहिए था, तो मैंने लिखा डॉट प्रिंटलन। अब क्योंकि यहाँ भी मैं सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, यू कैन सी मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे सिंपल है, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ और मैं बाई क्लास नेम इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो सिस्टम का ये आउट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक होगा एंड सेकेंड ये स्टैटिक भी होगा। ओके, और इस स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो मुझे मिल गया उसका ये मेथड मैंने कॉल कर लिया। इस आउट में क्या है, इस प्रिंट ये इसको प्रिंट एरर कैसे मिला, इट्स डिटेल वन। ओके, ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी नहीं। तभी मैंने ये प्रोग्राम लिखा, मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब हम चलते हैं अपने, ये मैंने सेव किया अपने जावा कोर्स में। तो हम जावा कोर्स खोल लेते हैं, राइट। अभी तक मैंने सिर्फ प्रोग्राम बनाया है, अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने ये यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन पर जावा को इंस्टॉल कर लिया था। मैं इसका जो भी पाथ है, राइट, अब यहाँ पे इतनी सारी सी एक्सिस हैं, यहाँ पे इतनी सारे फोल्डर हैं, तो अगर मैं यहाँ पर आकर जावा लिखूं तो क्या चलेगा, अभी चलेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिखूं जावा, क्योंकि ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इंस्टॉल वर्जन ऑफ जावा है, तो वो वर्जन है 20। तो अभी मैं मतलब जो भी जावा मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो वर्जन नहीं है जो मैंने डाउनलोड किया, करेक्ट। तो अगर मैं इसको रन कर भी देता हूँ तो ये उस वर्जन से डाउनलोड, सॉरी, इस उस वर्जन से मेरा कोड नहीं चलने वाला। तो उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग करनी होगी। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में उसकी सेटिंग कर रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी टेम्परेरी। ओके, इसकी परमानेंट सेटिंग करने के लिए मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल को मॉडिफाई करना होता है। तो मैं दोनों जगह देखूंगा। पहले मैं ये सेटिंग यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले हमें सेट करना होता है, ये कोई जावा कमांड नहीं है, ये विंडोज की अपनी कमांड है, सेट। सेट, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जावा अंडरस्कोर होम, कि मैंने कहाँ पर जावा को इंस्टॉल किया है। मैंने ऊपर से पाथ कॉपी किया था, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट। ठीक है, इस वेरिएबल को बनाने के बाद मैं जावा का, सॉरी, विंडोज का एक वेरिएबल होता है पाथ। उस पाथ वेरिएबल में मैंने जो भी वेरिएबल अपना ऊपर बनाया है वो, क्योंकि हमारी जितनी भी बाइनरी फाइल्स, बिन मतलब बाइनरी, जहाँ पे हमारी सारी एक्सी से यूटिलिटीज डिफाइंड है, वहां पर है, मैं वो पाथ पाथ को दे देता हूँ। और साथ ही साथ मैं वो जो जितने भी पाथ हैं बाकी के एज ए रेफरेंस इसी में पास कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, हम्म। वो हम क्या करते हैं कि हम रन करके देखते हैं पाथ। तो देखो कि मैंने जो भी पाथ सबसे पहले सेट किया था सी जावा जेडी के, ये मेरा सबसे पहले सेट हो गया। उसके बाद मेरे बाकी के जितने भी पाथ हैं वो यहाँ पे विजिबल है। इसके बाद मैं करता हूँ कि अगर मैं अब जावा हाइपन हाइपन वर्जन लिखूं तो क्या प्रिंट होगा, 25। यही वर्जन है जो मैंने डाउनलोड भी किया। correct? अब हमने दो यूटिलिटी देखी थी कि जावा सी और कंपाइल, जावा और रन। अभी मैं अपने फोल्डर में हूँ जहाँ से मुझे ये जावा रन, जहाँ पे मैंने अपनी सोर्स फाइल को सेव किया है। तो मुझे क्योंकि जावा कंपाइल करना है अपना सोर्स कोड, तो मैं जावा का सी लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा मेरी मेन फाइल का नाम जो भी मैंने दिया है और एंटर मार।
यू कैन सी कि हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पे जावा सी के कंपाइल पे टाइम पे नहीं आई है। अब अगर मैं डायरेक्टरी में जाके देखूँ, तो क्या होगा कि जब मैंने उसको कंपाइल किया तो यहाँ पर एक डॉट क्लास नाम से विथ सेम फाइल नेम जो भी मैंने दिया था, एक क्लास क्रिएट हो गई है, एक फाइल क्रिएट हो गई है। और यही जो क्लास फाइल है, यही मेरा इंटरमीडिएट कोड है। अगर मैं इसको नोटपैड में ओपन करूँ, तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ-कुछ समझ में आएगा, कुछ-कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा समझ में आएगा। तो ये है मेरा वो कंपाइल्ड कोड जो एज़ ए इनपुट वर्क करेगा फॉर माय जेवीएम। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए मुझे लिखना होगा जावा मेन। तो यहाँ पे मुझे ये जो डॉट क्लास है क्योंकि मुझे इनपुट देना है अपना बाइट कोड इनपुट, राइट? तो मुझे यहाँ पे डॉट क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर है जावा के लिए कि मुझे अगर अपना प्रोग्राम रन करना है, तो जो इनपुट मैं जावा को दे रहा हूँ, वो डॉट क्लास फाइल ही है। यू कैन सी जो भी हमने नोट में लिखा था, वो सब प्रिंट हो गया। ओके, नाउ द मैजिकल पार्ट। ओके, लेट मी डिलीट दिस क्लास। नाउ आई विल रन java dot main dot java। अब आप कहोगे कि हम पहले नाम नहीं दिया, ये आपने बोला। अब आप java dot main dot java सीधे नाम दे रहे हो, ऐसा क्यों किया? पहले इसका आउटपुट देख। यू कैन सी कि जावा ने जब मैंने इसको डायरेक्टली लिखा, ठीक है, इसने सेम आउटपुट दिया जो पहले था और इस बार मुझे कोई क्लास फाइल भी क्रिएट नहीं हुई, कोई बाइट कोड क्रिएट नहीं हुआ। ओके, तो क्या मैं जावा को मेन डॉट जावा से डायरेक्टली रन करता हूँ? एक्चुअली यू कैन, ठीक है, बट जो वर्किंग है जावा की, जो मैंने एक्सप्लेन किया, दैट्स द रियल वर्किंग। इट इज डजंट मीन कि अगर मैंने जावा स्पेस मेन डॉट जावा लिखा तो यहाँ पे कोड कंपाइल नहीं हुआ, कोड यहाँ भी कंपाइल हुआ। ओके, एंड दैट्स द चेंज एक्चुअली जावा हैज डन। क्योंकि पहले हमें 2 स्टेप में ये वर्क करना होता था, नाउ वी कैन डू इन सिंगल स्टेप कि अब डॉट जावा अगर आप इनपुट करते हैं तो जावा को कंपाइल भी करेगा विद यूटिलिटी इंटरनली। ओके, एंड उसको रन, उस बाइट कोड को रन भी करेगा, लेकिन वो बाइट कोड आपके पास नहीं होगा। ओके, वो इंटरनली उसको टेम्परेरी जहां भी मेंटेन कर रहे हैं वो उसको इन मेमोरी वो वहां करेगा, यहाँ नहीं होगा, बट स्टिल विल सी द सेम आउट। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।